हेलो स्टूडेंट्स, तो लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये हम लोग का लेक्चर नंबर 9 होने वाला होगा। और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि सेल ऑर्गेनल क्या होता है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देख लेते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर। तो सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसी के साइटोप्लाज्म में ही हमारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और ये सेल ऑर्गेनल किसका फीचर होता है? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश में मैंने ये बात लिखवाई थी कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड जो लिटिल स्ट्रक्चर्स, मतलब मेम्ब्रेन से बने हुए जो लिटिल स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स। और किसका फीचर होता है? ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर होता है। और जैसा कि बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज़ होते रहते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर और सेल्स के अंदर होते रहते हैं, परफॉर्म होते रहते हैं। तो ये बेसिकली कौन इन सबको सपोर्ट करता है? इन सबको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। मतलब कि नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो भी हम लोग के सेल के अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या फिर फंक्शंस बन रहे हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स की ही मदद से बन रहे हैं। क्योंकि जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हमारे सेल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सेल ऑर्गेनल्स की ही मदद से हो रही है। और जैसा कि यहाँ पे अगर बात करें तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। तो यहाँ पे 5 तरीके के हम लोग सेल ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। ईआर, देन द गोल्गी apparatus, देन द लाइसोसोम, देन द माइटोकॉन्ड्रिया, देन द प्लास्टिड। तो फर्स्ट वन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईआर। सो नेक्स्ट प्रोसीड। सो हम लोग फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि सेल ऑर्गेनल्स को मैंने एक लाइन में मैंने जो बताया उसका डेफिनेशन, दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर। तो ऐसे एक लिटिल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि है एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करता है, जो कि एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म करता है किसका? ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। किसका स्ट्रक्चर लार्ज नेटवर्क फॉर्म करता है? ये क्या लार्ज स्ट्रक्चर किसका? ये लार्ज स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो जैसे मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी से एसोसिएटेड होता है। ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर हमारे पास पाए जाते हैं। और इसी को हम लोग ये ट्यूब, ये एक नेटवर्क बन गया ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें तो ये नेटवर्क टाइप मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स बन गए, ये ऐसे ऐसे करके ट्यूब। अगर और अच्छे से इसको आपको क्लियरली विजुलाइज करना है तो मैं नीचे में डाउन में एक पिक्चर लगाता हूँ, वो आप देख लीजिए। आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं किस ईआर का बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि नेटवर्क सिस्टम बनाता है, मैंने यहाँ पे आपको विजुलाइज करवा दिया कैसे नेटवर्क सिस्टम बनाया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आर और एस आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एस यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हम लोग अगर एंडोप्लाज्मिक को रेटिकुलम को डिवाइड करना चाहे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आर सेकंड वन इज एस। अगर हम लोग आर को माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखेंगे तो वो हमको रफ दिखाई देगा, और अगर एस को देखेंगे तो स्मूथ दिखाई देगा। जैसे कि इन लोग का नाम ही बता रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एस का मतलब इट्स सेइंग दैट इट इज़ स्मूथ, मतलब ये स्मूथ होगा और ये रफ होगा। इसका नाम से रफ, तो ये रफ होगा अगर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, और ये स्मूथ होगा। तो ये क्यों रफ होगा? क्योंकि इसके जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है, ये जो पूरा सरफेस है, इसके ऊपर हम लोग को क्या मिलेगा? इसके ऊपर हम लोग को राइबोसोम्स मिलेंगे। ये छोटे छोटे, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, ये जैसे ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब से अगर मैं इसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ एक स्ट्रक्चर बना दिया, यहाँ 2 स्ट्रक्चर बना दिए, तो ये मान लीजिए ये राइबोसोम्स हैं। तो ये अगर ये राइबोसोम्स है, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सरफेस के ऊपर अगर राइबोसोम्स मिल रहे हैं तो वो रफ हो जाएगा। इसको हम लोग बेसिकली रफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके सरफेस पे अटैच्ड क्या है? राइबोसोम्स है। और एस यानी कि स्मूथ, मतलब इसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आर यानी रफ, एस यानी स्मूथ, आर यानी रफ, आर मतलब रफ, आर मतलब राइबोसोम्स, एस मतलब स्मूथ, स्मूथ मतलब एस, और एस पे कोई राइबोसोम नहीं होगा तो नो राइबोसोम एसोसिएटेड। इसको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि रफ से अगर आर से राइबोसोम सी हो जा रहा है, एस मतलब स्मूथ, इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप डिस्टिंग्विश अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो लिख सकते हैं कि
राइबोसोम अटैच टू इट सरफेस क्या हो जाएगा, रफ के लिए, और नो राइबोसोम अटैच्ड के लिए एस हो जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि आर जो होता है जिसपे राइबोसोम अटैच्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना। और एस का क्या फंक्शन है, लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड बनाना, लिपिड या फिर हम लोग यहाँ पे फैट भी लिख सकते हैं, लिपिड और फैट। तो आर का बेसिकली फंक्शन क्या हो गया, आर का फंक्शन हम लोग पूछना चाहें, पढ़ना चाहें, याद करना चाहें तो प्रोटीन सिंथेसिस, और एस का लिपिड सिंथेसिस। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आर प्रोटीन सिंथेसिस, एस लिपिड सिंथेसिस, आर प्रोटीन सिंथेसिस, एस लिपिड सिंथेसिस, आर प्रोटीन सिंथेसिस, एस लिपिड सिंथेसिस। अगर एक कोड वर्ड से अगर याद करना चाहो तो आर से रफ, आर से राइबोसोम, अगर पी को अगर छोड़ दे तो पी, प्रोटीन में भी आर आ रहा है तो लोग प्रोटीन को भी याद कर सकते हैं कि रफ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब रफ, आर से राइबोसोम, आर से अगर यहाँ पे हम लोग पी को अगर न कंसिडर करें तो प्रोटीन बोले तो पी आर आ रहा है तो आर से प्रोटीन भी याद करते हैं। और उसी तरीके से एस से स्मूथ और लिपिड सिंथेसिस। बायोजेनेसिस, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिंदा को उसको हम लोग बायो बोलते हैं, और जेनेसिस मतलब बनना। तो जो ये हमारे पास जो ये सिंथेसिस हो रहे हैं, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ से सिंथेसिस हो रही हैं, प्रोटीन और लिपिड। तो ये प्रोटीन और लिपिड किस में हेल्प कर रही है, ये प्रोटीन और लिपिड हमारे सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। इसको हम लोग बायोजेनेसिस बोल रहे हैं। बायोजेनेसिस को हम लोग किसके क्या बोल रहे हैं, बायोजेनेसिस को कि जो हम लोग को प्रोटीन और लिपिड जो बन के मिल रहा है आर और एस से, वो सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में काम आते हैं, तो इसको हम लोग बायोजेनेसिस बोल रहे हैं। आई होप कि दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कशन करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक साफ साफ लिखा हुआ है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर के सरफेस पे अगर राइबोसोम्स पाया जा रहा है तो वो रफ होगा, और जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं। तो राइबोसोम्स यानी प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपली अगर आपको ये भी नहीं याद करना कि आर क्या करता है, तो आप ये सिर्फ याद कीजिए कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। तो रफ क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, और एस क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस या फिर फैट सिंथेसिस करेगा। और जो मतलब अगर हम लोग प्रोटीन और लिपिड्स का फंक्शन बता कि ये किस किस काम आते हैं, तो लिपिड प्रोटीन बायोजेनेसिस में काम आते हैं यानी कि सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में। और सेकंड पॉइंट इसका फंक्शन हम लोग लिखना चाहें तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाने में भी काम आते हैं। हार्मोन का अगर आप कंपोजिशन और एंजाइम का कंपोजिशन देखेंगे तो अधिकतर ये प्रोटीन और लिपिड्स के ही बने होते हैं। प्रोटीन लिपिड्स का दो फंक्शन, फर्स्ट वन इज बायोजेनेसिस एंड द सेकंड वन इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द हार्मोन्स और एंजाइम्स। हार्मोन एंड एंजाइम्स मतलब ये फंक्शन करते हैं, या तो जो हार्मोन्स का होता है या फिर एंजाइम, वो इन्हीं दोनों चीज़ का मिलकर बना होता है। और नेटवर्क सिस्टम जैसे कि मैंने बता ही दिया कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेम्ब्रेनस बाउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओवरऑल फंक्शन देखा जाए, अगर एस और आर को ना कंसिडर करते हुए, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अगर आर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसी मटेरियल को। और हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर पढ़ते हैं प्रोटीन्स के लिए कि ये अधिकतर किस मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स। और फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जैसे कि फंक्शंस मैं बता ही रहा था कि सेल ऑर्गन्स के सारे फंक्शंस क्या हैं, कि जितने भी सेल के अंदर जितने भी केमिकल या फिर बायोकेमिकल, अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसको हम लोग बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो ये जितने भी बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में भी ये काम लेता है। और ये फंक्शन कैसे, किस टाइप का फंक्शन है इसका, फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑर्गेनल फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, तो आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, ठीक है। और एस का अगर आप एक और फंक्शन याद करना चाहें तो एनसीईआरटी में लिखा होगा कि एस का क्या रोल है, एक और डिटॉक्सिफिकेशन। किसका डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन यानी जहर, टॉक्सिन्स, पॉइजन यानी जहर, टॉक्सिन यानी जहर ही होता है, तो डिटॉक्सिन मतलब कि उस जहरीलेपन को हटाना, उसको हटाना। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डी का मतलब बेसिकली रिमूव होता है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है हमारे पास रिमूव। तो क्या रिमूव करना, टॉक्सिक हटाना। तो एस का एक और फंक्शन अगर आपको याद करना है तो क्या बोलेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। किसका
मतलब डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप बोल रहे हैं तो बेसिकली यहाँ से कॉमन सेंस ये बोलता है हमारा कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब जहर को ही रिमूव करना। वो जहर ड्रग्स में भी आ सकता है, पॉइजन भी हो सकता है। तो एसिया का एक और फंक्शन क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। और किसके अंदर ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लीवर सेल ऑफ सम एनिमल्स। तो मैं एक बार और कंक्लूड करना चाहूँगा, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट के अंदर मैं पूरा चीज़ कंक्लूड कर दूंगा। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क, ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स बनाता है। और इसका जो मेम्ब्रेन होता है, मैं एक और पॉइंट आपको बताना भूल गया कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है ये स्ट्रक्चर किसके स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं गोल्गी apparatus की तरफ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँगा या फिर डिस्कस करता हूँ कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखने आएंगे तो ये लेक्चर पहले तो वो पूरा देखते हैं नहीं, और वो बेसिकली इस वजह से भी ये लेक्चर नहीं देखेंगे अधिकतर बच्चे कि मैं कॉपी पेन लेके पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास कोई इंटरेक्टिव पैनल नहीं है। तो चलता है, अभी ऐसे ही चल रहा है, पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक टीचर को फॉलो कीजिए, यानी कि अगर मैं मुझसे आप पढ़ रहे हैं तो मेरे वीडियोस लेक्चर वॉच कीजिए अच्छे से प्रॉपरली। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं, अगर आप मेरे से पूरे तरीके से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे जीमेल कीजिए, मैं आपको पूरे तरीके से मदद करूँगा। और प्लीज़ ये मत देख के भागिए कि मैं कॉपी और पेन लेके पढ़ा रहा हूँ। अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो प्लीज़ पढ़िए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, गोल्गी apparatus। तो गोल्गी apparatus को हम लोग गोल्गी बॉडीज़ भी बोल सकते हैं। और ये फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, इसका फर्स्ट डिस्कवरी किसने किया था, तो इट वाज फर्स्ट टाइम हु डिस्कवर्ड कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने गोल्गी apparatus का डिस्कवरी किया। गोल्गी apparatus को किसने डिस्कवर किया, कैमिलियो गोल्जी ने। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वसाइकल, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वसाइकल, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वसाइकल। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि ये भी एक सिस्टम ऑफ, ये भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है। तो ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर ही आता है। सेल ऑर्गेनल जितने भी वो सारे मेम्ब्रेन सिस्टम हैं। और बाउंड वसाइकल फ्लैटेंड सैक, मतलब आपको इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। आप स्क्रीन के नीचे एक अभी इमेज में लगा रहा हूँगा, वो आप इमेज अभी देख लीजिए, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा है, कि ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और ये वेसिक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, ठीक है। और इसका पैरेलल अरेंजमेंट होता है, जब आप इमेज में देखेंगे तो ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और वो कैसे होते हैं, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक होते हैं, और उसको हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिस्टर्न्स बोलेंगे। अब इस स्ट्रक्चर देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं और ये पैरेलली अरेंज होते हैं इन स्टैक, यानी एक के ऊपर एक रखे होते हैं, और उसको हम लोग सिस्टर्न बोलते हैं। जो भी इसकी फोल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी उसको हम लोग सिस्टर्न्स बोलेंगे। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन फर्स्ट ये हो जाएगा कि मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वसाइकल। आप देखेंगे जब इमेज में कि उससे कोई कुछ वसाइकल या फिर वसाइकल यानी कुछ गोला टाइप का एक निकलता है, उससे मतलब कि गोल्गी apparatus से कुछ बाहर अगर निकल रहा है, आप देखेंगे जो भी मैंने डायग्राम लगाया था तो उसमें आप कुछ गोला टाइप का बाहर निकलते हुए देखेंगे, वो क्या है, वसाइकल्स हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसका मॉडिफिकेशन और पैक करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उससे निकल रहा है, उसको हम लोग वसाइकल्स के फॉर्म में ये लोग निकालते हैं, गोल्गी apparatus। और नेक्स्ट फंक्शन स्टोरेज, ये कुछ किसी चीज़ का स्टोरेज भी करता है, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करता है, और सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट भी करता है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और जो लाइसोसोम हम लोग का जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है उसका फॉर्मेशन भी यही करता है। तो गोल्गी apparatus बहुत ही सिंपल है। तो इसका क्या क्या पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि ये कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था, मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसके हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स बोलते हैं। जितना भी दिख रहा है हम लोग को जो भी पैरेलल अरेंजमेंट, जो एक एक टाइप का स्टैक जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, उसको हम लोग सिस्टर्न्स बोलते हैं। और इसका फंक्शन आप लोग आंख बंद कीजिए, पूरा मेमोराइज कीजिए कि मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, मतलब कि कोई भी चीज़ का मॉडिफाई या फिर उसको दोबारा से किसी चीज़ को बना के पैक करके प्रोडक्ट के एक वसाइकल के फॉर्म में बाहर निकालना, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। मॉडिफाई करके किसी चीज़ को बना के पैक करता है, किसी चीज़ को बना के पैक करना,
इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल फॉर्म, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज। 3 शब्द पहले याद कीजिए, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज। और क्या, ये 3 पॉइंट बहुत मेन है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। और सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर, और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो आई होप क्लियर होगा। गोल्गी ऑपरेटर्स भी 2 मिनट के अंदर हमने इसको भी निपटा ही दिया। तो इसका फंक्शंस आप जो याद कर लीजिए, एक तो ये पॉइंट कि कैमेलिया गोल्गी ने, और मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मतलब ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में, यही लाइसोसोम को बनाता है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या है? ये है सैक, थैला, सैक यानी थैला फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम का थैला है। ये जो सेल ऑर्गेनल है ये डाइजेस्टिव एंजाइम का थैला है, मतलब इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। और क्या है, और ये कौन सा सिस्टम बनाता है? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल बनाता है। क्यों क्यों ये वेस्ट डिस्पोजल, मतलब इसके अंदर का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जा रहा है तो इसका ये फंक्शन खुद स्पेसिफाई कर रहा है कि ये किसी न किसी चीज़ को डाइजेस्ट करता होगा, या डाइजेस्ट करने का मतलब उसको सिंपलर चीज़ में तोड़ता होगा। क्योंकि डाइजेशन का सिंपल मतलब यही होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। मतलब ये क्या करता है, किसी जो भी सेल का वेस्ट है उसको क्या करता है, डिस्पोज करता है। मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करता है। तो ये क्या बनाता है? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाता है। ये एक सेल का क्या बनाता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाता है। तो लाइसोसोम क्या है? सैक, थैला फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इट फॉर्म्स द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। आपको इससे लिंक करना है कि जो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उससे ये क्या करता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाता है। और ये क्या करता है? डाइजेशन किसका करता है? मतलब किसको खत्म करता है, किसको डाइजेस्ट करता है। तो ये किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? फॉरेन मटेरियल, मतलब जो बाहरी मटेरियल हमारे सेल के अंदर आ जाते हैं, जो सेल का मटेरियल नहीं है उसको हम लोग फॉरेन मटेरियल बोलेंगे। जो खुद का सेल का पार्ट नहीं है, मतलब फॉरेन, विदेशी माल आ गया सेल के अंदर। तो उस विदेशी माल को हम लोग क्या हम लोग विदेशी माल लिखा हुआ है, मतलब फॉरेन मटेरियल। एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ डोंट टेक गलत वे मत लीजिएगा, मैं विदेशी माल बोल दिया। मतलब कि एक कोई भी आइटम आ गया, कोई भी सामान आ गया सेल के अंदर जो कि एक सेल का खुद का नहीं है, तो उसको हम लोग फॉरेन मटेरियल बोल रहे हैं। और क्या क्या हो सकता है फॉरेन मटेरियल? या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई फूड हो सकता है, या फिर किसी और सेल का कोई सेल और किसी और सेल का नहीं, या फिर वो पुराना ऑर्गेनेल हो सकता है जो कि बूढ़ा हो चुका है समय के साथ साथ। तो ये सब क्या हो जाते हैं? फॉरेन मटेरियल। और वर्न आउट सेल ऑर्गेनल, और जो टूटे फूटे या जो खराब हुए सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ये डाइजेस्ट कर देता है। कौन? लाइसोसोम। मतलब बेसिकली लाइसोसोम क्या होता है कि जितना भी सेल में जितनी खराबी हो गई या फिर कोई भी बाहर से सामान आ रहा है उन सबको ये डाइजेस्ट कर देता है या फिर ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। अगर ये बाहर किसी भी अंदर आने वाले सेल के अंदर किसी भी चीज़ को आने वाले को डाइजेस्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? वेस्ट डिस्पोजल, मतलब किस यहाँ जाके वेस्ट को फेंका जा रहा है और ये पूरे वेस्ट को डाइजेस्ट कर दे रहा है या फिर डिस्पोज कर दे रहा है। तो ये क्या बना रहा है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बना रहा है। और ये डाइजेस्ट कैसे करता है कि ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस इनटू सिंपलर सबस्टेंस। मैंने आपको बताया ही था कि डाइजेशन का बेसिक मतलब यही होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी हार्ड चीज़ है उसको सिंपलर वे में तोड़ देना या फिर किसी फाइन पार्ट्स में तोड़ देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो ये किस चीज़ का डाइजेशन करता है? ये डाइजेशन करता है फॉरेन मटेरियल का, कटे फटे सेल ऑर्गेनल्स का। तो ये क्या है? ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाता है सेल का, जो कि क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पड़ा हुआ है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ रहे थे। और एक और एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है कि इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सुसाइडल बैग। ये अपने आप को मौत के घाट उतार देता है जब सेल को ज़रूरत पड़ती है। तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने आप को मौत के घाट उतार देता है जब एक सेल को ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बहुत सारे फिल्म पुराने ज़माने की अभी की फिल्में देखते हैं कि जब कोई भी एक प्रेमियों का कहानी होता है तो बॉयफ्रेंड जब पिटने जाता है किसी गुंडे से या फिर उसके एक्स से या फिर किसी से, तो देखते हो कि उसको बहुत ज़्यादा चोट लगने के बाद भी वो
उठ जाता है, एकाएक उठ जाता है। तो कैसे उसके अंदर इतनी एनर्जी एकाएक कैसे आ जाती है? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सुसाइडल बैग, तो यही सुसाइडल बैग जब शायद सेल्स कट फट जाते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ये सुसाइडल बैग क्या करता है, अपने आप को ही मौत के घाट उतार देता है। मतलब उस समय एनर्जी का कुछ तो सोर्स चाहिए उसको सर्वाइव करने के लिए। तो उस समय क्या होता है कि जितने भी, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, तो इसके अंदर मतलब कि जितना भी चीज़ रहता है ये सारी चीज़ को डाइजेस्ट, मतलब अपने आप को ये पहले फोड़ देता है। क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रस्ट, ब्रस्ट मैंने फट जाना। तो ये क्या करता है इसके अंदर, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, तो व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, मतलब जब चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है सेल को, जब वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच जाता है एक सेल को, तो व्हेन सेल गेट डैमेज लाइसोसोम्स में बस्ट का मतलब फट जाना। जब सेल को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँच जाती है तो सेल फट जाता है। एंड डाइजेस्टिव एंजाइम गेट रिलीज, जो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम का जो थैला है वो फटने के बाद उसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम सारे निकल जाते हैं बाहर, और डाइजेस्टिंग देयर ओन सेल, और जो पूरा सेल रहता है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेस्ट करने के बाद, क्योंकि आपको पता होगा जब आप खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, तभी आपको जाके एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही लवर के भी केस में होता है, जब दो प्रेमियों के बीच जब लड़ाई होता है, तो जो अच्छा वाला प्रेमी रहता है, जिसको लड़की की साइड से थोड़ा सपोर्ट रहता है, उसके अंदर अचानक से एनर्जी आने का सोर्स एक तो ये रहता है कि जो उसका सुसाइडल बैग रहता है, लाइसोसोम, जिसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि जब एनर्जी जरूरत पड़ रही है तो वो अपने आप को मौत के घाट उतार देता है उस बंदे को एनर्जी देने के लिए, और वो अपने आप फट जाता है और उसके अंदर का पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरा रिलीज हो जाता है, और जो सेल रहता है अपने ही सेल्स को धीरे धीरे डाइजेस्ट करके एनर्जी देता है, इससे जीत जाता है वो। आई होप कि आपको थोड़ा मज़ा भी आया होगा, मज़ा क्या मतलब कि समझ में आया होगा। और तो यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर, और अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा लेक्चर और समझ में आया कि नहीं आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब